वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है। इसलिए वक्त की कदर करो यारो। ये कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। जी हाँ, ये कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। वाकई में ज़िंदगी में समय से बड़ा कुछ नहीं है। और जिस ज़िंदगी के बारे में हमने बहुत कुछ बड़ा बड़ा सुना है, एक हिचकी के सिवा और कुछ नहीं है, तो ज़िंदगी वाकई में बहुत कुछ है नहीं। सच देखा जाए, जो मिला है, जो समय है, यही सबसे ज़्यादा कीमती है। हर पल जीवन का, यहाँ हर पल जीवन का हर पल एक गहना है आपके लिए। आप एक इसे सहेजना है आपको। एक पल मिला है आपको, इसे जीना है आपको, और इसे जीने के लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। आपका अगला पल इस पल से बेहतर हो, इसके लिए आपको अपने कार्य दायित्व का निर्वहन बेहतर करना होगा। जी हाँ साथियों, आज आपके प्लेटफॉर्म पर, आज आपके यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सब कुछ अलग करने की तैयारी हमारी एक मंशा है और हमारी एक जिम्मेदारी है। जी हाँ, आज एशिया महाद्वीप से आपका परिचय कराएंगे। एक बहुत ही छोटा सा कंटेंट आपको आज प्रोवाइड कराएंगे फिलहाल। लेकिन एक बात समझना, ये कंटेंट अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए होगा कि आगे की रूपरेखा हमारी कैसी होने वाली है। हम एशिया महाद्वीप से किस तरीके से मुलाकात करने वाले हैं और हम किस तरीके से एशिया महाद्वीप को जीने वाले हैं। साथियों, हम एशिया महाद्वीप के निवासी हैं, हम भारत देश के निवासी हैं, और हमें अपने भारत से मुलाकात अब इसी महाद्वीप में करनी है। हम दुनिया के सैर पे निकले थे और आज अब हम अपने घर वापस आए हैं, और अब हम एशिया महाद्वीप की संपूर्ण बातों को बहुत लंबे समय तक पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे और महसूस करेंगे। तो चीज़ों को समझना है हमारे साथ, इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए। और अच्छे लगे कंटेंट तो अपने दोस्तों को जोड़ना मत भूलिए। साथियों, आज का कंटेंट आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आज हम एशिया महाद्वीप से रूबरू होंगे, एशिया महाद्वीप से परिचय प्राप्त करेंगे तथा उससे संबंधित चीज़ों को जीने का प्रयास करेंगे। हम याद नहीं करेंगे, हम जिएंगे चीज़ों को। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, याद करना छोड़ दीजिए और जीना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी बहुत ही छोटी होती है, जितना मिला है ना उतना जीने की कोशिश कीजिए। जितनी ज़िंदगी आपको दी गई है या मिली है, आप उतना उसे जीने का प्रयास करें। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है जीना, और जीना भी तो कैसे कि मज़ा आ जाए। वाकई में एशिया महाद्वीप के एक परिचय में हम आपको जोड़ेंगे और यहाँ आपको मुखातिब कराएंगे उस तमाम लम्हों से। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के मामले में शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। नोटबुक दौड़ाइए, दिमाग की घंटी शुरू कर बजाइए और अपने मस्तिष्क को खोल करके बैठिए। देखना जरा, क्षेत्रफल के मामले में एशिया महाद्वीप दुनिया का फर्स्ट पोजीशन बनाता है। जनसंख्या के मामले में एशिया महाद्वीप दुनिया का फर्स्ट पोजीशन बनाता है। एशिया महाद्वीप पूरी दुनिया का 30% हिस्सा खुद ही समाहित करता है। साथियों, बहुत ही बेहतर महाद्वीप से जुड़े हैं आप। देखिएगा, हमने कहा है जो भी कहेंगे सब लिखेंगे। क्षेत्रफल में सबसे आगे है, क्षेत्रफल में सबसे आगे कौन सा महाद्वीप है? यही। जनसंख्या में भी सबसे आगे अपनी फर्स्ट पोजीशन की तैयारी करने वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। फिलहाल हम इसी महाद्वीप की बात करेंगे। देखना, हिब्रू भाषा में, हिब्रू भाषा कह सकते हैं, हिब्रू लिपि कह सकते हैं, हिब्रू भाषा में एशिया शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से मानी जाती है और इस एशिया शब्द का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। फिलहाल ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने अभी कहा है कि एशिया शब्द, हर बातों का जिक्र होगा, हर बातों का नोट होगा। एशिया शब्द किस भाषा का? हिब्रू भाषा का माना जाता है। एशिया शब्द हिब्रू भाषा का है, जिसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य। और अगर हम इसी चीज को असीरियन भाषा में ले जाएं, यानी असीरियन सभ्यता के निवासी इसे क्या मानते हैं कि ये आसु भाषा से है। आसु यानी आसु धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। भाषा, धातु एक लहजे हैं। हिंदी व्याकरणिक व्यवस्था में इसी प्लेटफॉर्म पर हमने आपको प्रोवाइड करा के दिया है कि धातु क्या होते हैं। उन तमाम चीज़ों पर पर्दा हटाया है हमने, जिनसे आपका सामना नहीं हुआ था। हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में आप आएंगे ना साथियों, तो आपको ऐसी तमाम चीज़ों से अवगत होना मुनासिब होगा कि जिससे आप अभी तक अछूते हैं। फिलहाल आज आप जहाँ जुड़े हैं, मैं इस पर पूरा फोकस कर रहा हूँ कि इसे बेहतर ढंग से आप तक पहुँचाऊँ।
असीरियन सभ्यता, देखना ये एक अलग बात है। हिब्रू सभ्यता, हिब्रू भाषा, हिब्रू धातु लेकर आया है। असीरियन सभ्यता असीरियन भाषा से आसु धातु की उत्पत्ति करता है। आसु धातु कहता है कि एशिया शब्द का मायने है, एशिया शब्द का मायने है पूर्व का हिस्सा, पूर्व का हिस्सा। तो पूर्व की हिस्सेदारी है, जिंदगी की भागीदारी है। और ये क्लियर चल रहे हैं तो हम दो महत्वपूर्ण सभ्यताओं, दो महत्वपूर्ण शब्दावलियों से अपना परिचय बना चुके हैं। एशिया महाद्वीप का लोकेशन सेट कर रहे हैं, अभी हम इसके प्रारूप की जिम्मेदारी उठा रखे हैं। फिलहाल एशिया महाद्वीप के बारे में और कुछ चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन पर बातें होंगी। देखना जरा, इसी एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को हम लोग सभ्यता का पालना कहते हैं। जी हाँ, सभ्यता का पालना कहते हैं और सभी धर्मों की जन्मस्थली कहते हैं, सभी धर्मों की जन्मस्थली। देखना हम लोग कितने धर्मवादी हैं, वाकई में इस दुनिया में जितने भी धर्म पले बढ़े हैं ना, उनकी उत्पत्ति, कोई भी धर्म आप उठा के सेट करके मस्तिष्क में सोचो तो हर धर्म की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप, चाहे वो कोई सा भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म की उत्पत्ति हमारे एशिया महाद्वीप में हुई है। इसीलिए सभी धर्मों की जन्मस्थली किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। सभ्यता का पालना कहते हैं। देखना जरा, दुनिया की सर्वाधिक सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, पली बढ़ी। आप इतिहास में, इतिहास इसका साक्षी है, इतिहास इस बात का गवाह है कि जितनी भी सभ्यताएं रही हैं, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, अन्य तमाम, नील सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हर जो सभ्यताएं थीं, ये सारी सभ्यताएं कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। नदियों के किनारे सभ्यताएं रही हैं, हमारा जीवन रहा है, हमारे पूर्वज रहे हैं नदियों के किनारे बसे पले। क्लियर है? तो वहां चीजों को समझना, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना कहते हैं। और देखना, एशिया की नदियों को, एशिया की नदियों को सभ्यता की मूरत, सभ्यता की देवी, एशिया की नदियों को सभ्यता की देवी कहा जाता है। एशिया की नदियों को सभ्यता की देवी कहा जाता है तथा 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 सभ्यता का पालना, तथा सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब एग्जामिनर आपसे किस तरीके से मुखातिब होगा वो जाने, फिलहाल हम लोग अपना समीकरण सेट कर रहे हैं। आप जिस भांति आएंगे हमारी मुलाकात आपसे उसी तरीके से होगी। आप जैसे जिस लहजे में हमसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, हम ठीक ठाक उसी प्रकार, उसी लहजे में आपको जवाब देंगे। हम आपको बता सकते हैं कि एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहते हैं। चलो फिलहाल आपने नदियों से प्रश्न नहीं किया है, आपने महाद्वीपों को सेट करके हमारी वैकल्पिक व्यवस्था में हमसे चुनाव करने के लिए कहा है, तो हम कहेंगे कि एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आदमी का जन्म सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप को सेट करता है, अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है फिलहाल। लेकिन यहाँ सभ्यताएं हैं, यहाँ मानव आकर के सभ्य हुआ है। सभ्य मानव की जन्मस्थली एशिया महाद्वीप को ही मानी जाती है। यहाँ पर धर्मों का उदय हुआ है, सभी धर्मों की जन्मस्थली इसलिए इसे कहा गया है। क्लियर कट? यहाँ तक के रास्ते अब हम बंद कर दे रहे हैं। वाकई में ध्यान देना, 48 देश, लगभग 48 देश हैं इसमें, एशिया महाद्वीप में 48 देशों की संख्या अब आपके सामने रूबरू होगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, इसमें से कम 15 से 20 देशों के बारे में अलग से मेरी पेशकश होगी, अलग से, फला देश ऐसे करके, चीन के बारे में, जापान के बारे में, फ्रांस के बारे में अलग से इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल अलग कर दूंगा पूरे जियोग्राफी को। जो वादा किया है वो निभाएंगे। वाकई में आपके साथ एक बहुत ही बेहतर पर्याय लेकर के हम मुखातिब हैं। मेरा मानना है कि अब आपसे एग्जाम में बिल्कुल कोई त्रुटि ना हो। किसी भी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमारे कंटेंट आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। ये पूरे विश्वास के साथ इसे शिद्दत से लीजिएगा। देखिएगा साथियों, 48 देशों की बात कर रहे हैं। मोटा मोटा एशिया महाद्वीप को अगर हम बात करें तो इसको कई हिस्सों में, कई भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ से हमारे एग्जामिनर महोदय बड़े रूबरू होते हैं और पूछा भी करते हैं। जैसे सबसे पहले बात हम कर लेते हैं, और कुछ देशों के नाम मैं उल्लिखित भी करूँगा। देखना जरा, वो कहेंगे कि पश्चिमी एशियाई देश, पश्चिमी, ये इतने से समझ जाओगे ना, पश्चिमी एशियाई देश, यानी एशिया के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग दृष्टिकोण से भी
विभाजित किया जाएगा। तो पश्चिमी एशियाई देशों में कौन कौन आएंगे, थोड़ी सी स्पेस बना करके मैं चल रहा हूँ, हो सकता है मैं आपके इस सामने वाले स्क्रीन से हट जाऊँ, फिलहाल आप चिंता मत करिएगा, हम आपके साथ ही रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। तो पश्चिमी एशियाई देश की बात कर रहे हैं और इसमें देखिएगा हम सबसे पहले अगर हम पश्चिमी एशिया की बात करेंगे तो यमन लिखेंगे, यमन, ओमान, यमन हो गया, ओमान हो गया, और यमन ओमान के बाद अरब हो जाएगा, यानी सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब, सऊदी अरब हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, ये तमाम ऐसे देश आएंगे, ईरान, इराक, तुर्की, ईरान, इराक, तुर्की, ये आ जाएंगे, इजराइल आएगा, ये सारे देशों का नाम मैं लिख रहा हूँ, इजराइल, इजराइल आ गया, और इजराइल के बाद आ जाएगा आपका कतर। तो ये सब क्या हैं, ये पश्चिमी एशियाई देश हैं, इसमें कोई सोचने की बहुत व्यवस्था नहीं है, केवल वो एग्जामिनर ऐसा कहेगा निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी एशियाई देश नहीं है। जैसे बहरान हो गया, इसमें बहरान भी आएगा साथियों, बहरीन, लेबनान, क्या कहते हैं उसको, बहरीन और लेबनान, बहरीन, लेबनान, ये आ गए लेबनान। और देखिएगा दो देश बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्मेनिया और अजरबैजान, अजरबैजान, दोनों देशों में चल रही है लड़ाई, आपको पता है। फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इससे बातें की जा रही हैं, लोगों का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है इनकी वजह से। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है, क्योंकि ये दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले देश हैं, एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला, एक ईसाई धर्म को मानने वाला देश है। दोनों के बीच में आपसी टकराव चल रहा है, जिसका मायने है कि आगे आने वाले अगर इस युद्ध को विराम नहीं दिया जाता, कोई इसी समझौते से हल नहीं किया जाता है, तो आगे आने वाले समय में एक बहुत ही भीषण कयावत इससे मिल सकती है, बहुत ही भीषण नुकसान हो सकता है दुनिया को, जनता को, समझना जरा। तो ये रहे पश्चिमी एशियाई देश, ऐसा कुछ करके एग्जामिनर आपसे पूछेगा, यमन, ओमान, इजराइल, कतर, सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की, बहरीन, लेबनान और आर्मेनिया, अजरबैजान, अगर कोई भी देश छूट जाए तो आप उसको लिस्ट में इंगित करें। फिलहाल ये हमारी कोशिश है कि आपको दें, जरूरी नहीं कि हम 48 देशों के नाम लिखेंगे, फिलहाल हमारी एक मजबूत कोशिश होगी। मजबूत कोशिश का मतलब इतना आप अगर याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ये मानना है। बाकी यार अगर सारी चीज़ों को करना चाहते हैं तो फिर तो आप इसे इंगित करें, कहीं छूट रहा हो कोई देश तो उसे आप लिखने का प्रयास करें। साथियों, अगर हम बात करें पश्चिमी के बाद पूर्वी एशियाई देशों की, पूर्वी एशियाई देश, पूर्वी एशियाई देशों में अब हम लिस्ट लगाएंगे लोगों का। एक आएगा चीन, देखिए चीन सबसे शक्तिशाली हो चुका है, आपको पता है एशिया में। चीन हो गया, मंगोलिया हो गया, जापान हो गया, उगते हुए सूर्य का देश है ये, जापान हो गया, उत्तरी कोरिया, तानाशाह का नाम सुना है आपने, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं साथियों, बहुत ही फेमस रहा है ये देश। और अगली बात देखिएगा ताइवान, ताइवान, ये आएंगे पूर्वी एशियाई देशों में। चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ताइवान, ये पूर्वी एशियाई देश हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, हम एक परिचय प्राप्त कर रहे हैं एशिया महाद्वीप से, एक मोटा मोटा लोकेशन हाथ मिला रहे मान के चलना। और हम यहाँ ये चीज़ चेक करवा रहे हैं कि कितने लोग पश्चिम में जा रहे हैं, कौन पूर्वी एशियाई देशों में आ रहे हैं। इन बातों पर हम एक जिक्र कर रहे हैं और इनसे एक महसूस अपना समीकरण खुद को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, तो पूर्वी एशियाई देश हो गए और पश्चिमी एशियाई देश हो गए अलग अलग, यानी हमारे एशिया महाद्वीप को अलग अलग भागों में पढ़ा समझा जाता है। आगे समझिएगा तीसरा महत्वपूर्ण, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश में कौन कौन सा आएगा, इसमें देखना जरा, म्यांमार आएगा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और एक आपको मिल जाएगा वियतनाम, जी हाँ। और अगर हम यहाँ अभी स्पेस है हमारे पास, यहाँ कर सकते हैं हम मध्य एशियाई देशों का नाम यहाँ लिख सकते हैं, मध्य एशियाई देश। मध्य एशियाई देशों में कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ देखना कजाकिस्तान, यहाँ सब तान लगा के आएंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा, इसलिए एग्जामिनर इसको बहुत ज़्यादा पूछता है। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान,
और आपने इतिहास में कई बार देखा होगा कि मध्य एशिया से लोग आए थे, मध्य एशिया के लोग थे। सुना था कि नहीं सुना था ऐसी बातों को? कई बार ये जिक्र किया गया कि मध्य एशिया से चल करके आर्य आए थे। कई लोगों ने कहा कि मैं मध्य एशिया से यमन आए थे। तमाम चीज़ों का जिक्र इतिहास में रहा है। ये वही मध्य एशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान। क्लियर है बातें यहाँ तक? देखिएगा जरा, हम लोग एशिया महाद्वीप के अलग अलग पार्टों को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम यह भी जान पाएंगे कि एशिया महाद्वीप में आने वाले समय में हमें किन देशों के बारे में जानना है और किन देशों से हमारा परिचय होगा। इस एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो इससे एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने आ ही चुका है। काफ़ी देशों के नाम हम लोग लिख चुके हैं। पश्चिमी एशियाई देश में इतने लिख चुके हैं, पूर्वी एशियाई देश में देखना जरा इतने नाम आ गए, दक्षिण में इतने आ गए हैं, और दक्षिणी पूर्वी, ध्यान देना, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, ना कि दक्षिण। उत्तर और मध्य एशियाई देश में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सब तान लगा के आए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसमें नहीं है, भूल करके भी टिक मत करिएगा, चीज़ों को ध्यान दीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान अभी आगे हम आपको बता रहे हैं, वो दक्षिणी एशियाई देश हैं। दक्षिणी एशियाई देश सार्क देश के सदस्य हैं, दक्षेस जिसे कहा जाता है। उन पर अभी हमारी चर्चा हो जा रही है। फिलहाल यहाँ तक की बातें आप समझ चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एशिया महाद्वीप से एक मोटा मोटा परिचय हम लोग बना रहे हैं अभी फिलहाल, जहाँ हम एशिया महाद्वीप को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं कि कौन से देश पश्चिम एशियाई देश कहलाएंगे, कौन से पूर्वी कहलाएंगे, कौन से मध्य एशियाई देश कहलाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग अब इंगित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इन्हें गहन तरीके से समझ पाएँ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण हिस्से की, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी एशियाई देश। दक्षिणी एशियाई देश फिलहाल ये अलग हो जाएगा दक्षिणी एशियाई देश में। और अब हम इस महत्वपूर्ण बात पर पर्दा हटाएंगे। देखना, दक्षिण एशियाई देश जिसे हम दक्षेस भी कहते हैं, दक्षेस कहते हैं, जिसे हम सार्क कहते हैं, जिसे हम सार्क देश कहते हैं। ये चीज़ देखिएगा, दक्षेस या सार्क देश। और हम इस बात पर एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति लाए 1985 ईस्वी में। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे, और इनके समय में ये एक महत्वपूर्ण संगठन, एक महत्वपूर्ण मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कराया जाता है कि दक्षेस यानी सार्क देशों का एक संगठन होगा। हम दक्षिण एशियाई देश एक महत्वपूर्ण मैग्ना कार्टा पर, महत्वपूर्ण मंच पर या महत्वपूर्ण उद्देश्य के माध्यम से सिग्नेचर यानी साइन करेंगे। कभी फिलहाल हम सार्क देश के बारे में, इसके एजेंडे पर विस्तृत फोकस करेंगे। देखना जरा, दक्षिण एशियाई देश में कौन कौन सा आएगा आप समझिएगा। भारत आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और आपका नेपाल तो हमने लिख ही दिया है। बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद आप लिखेंगे श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7, एक आपका मालदीव। कुल मिला जुला के कितने हो गए? 8। ये 8 देश जो हैं, इन 8 देशों का कार्यक्रम क्या है? दक्षिण एशियाई देशों के रूप में अपनी भागीदारी निश्चित करते हैं। हम इन्हें दक्षेस के रूप में भी याद रखते हैं, हम इन्हें सार्क देश के सदस्य के रूप में भी याद रखते हैं। इन बातों पर हमने बात कर ली है। और आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। अगर सार्क का मुख्यालय पूछा जाएगा ना साथियों, सार्क का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा, इसका मुख्यालय है काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पड़ेगा? आप कहिए सर, नेपाल में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। ये प्रश्न आपसे हो सकता है मे भी पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा है ये अपने दौर में, और अभी भी है। कई बार ये प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है कि सार्क देशों में कौन देश आता है, कौन नहीं आता है, सार्क का गठन कब हुआ था, या फिलहाल उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है। ऐसे प्रश्नों से आपका सामना हो सकता है। हम उस पर बात करेंगे एक बार बहुत ही विस्तृत। फिलहाल अभी हम एशिया महाद्वीप से एक परिचय प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा फोकस आगे करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का हमारा प्रयास रहेगा। ये है अलास्का,
अलास्का जहाँ से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है, वो अलास्का जो अमेरिका का हिस्सा है, इस अलास्का के बाद आप देखेंगे यहीं मिलेगा आपको एक सागर जिसका नाम है चुस्की या चुक्की सागर करके आएगा साथियों, चुस्की करके भी आ सकता है। ये एक सागर है और इसके जो विशाल जलाशय को यहाँ से जोड़ने का काम होगा। इस सागर का नाम है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर यानी यहाँ एक जलाशय आपको मिलेगा, ये लोकेशन बना रहा हूँ, इससे जुड़ेगा और चुस्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम हो रहा है। किस जलसंधि के द्वारा? बेरिंग जलसंधि के द्वारा। देखना, जहाँ बहुत बड़े दो भूभाग अलग होते हैं, दो विशाल जलाशय आपस में कनेक्ट होते हैं, हम उसे किसी न किसी जलसंधि का नाम दे देते हैं। तो बेरिंग जलसंधि पूछा जाता है कई बार, किसे अलग करती है? एशिया को किससे? उत्तरी अमेरिका से। देखना जरा, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, इसीलिए मैं इसको मैप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां है आपका रूस, ये आपका रूस है। रूस अलग हो रहा है किससे? अलास्का से। अलास्का किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। इससे अलग हो रहा है कौन? रूस। देश की बात आए, अमेरिका रूस से। महाद्वीप की बात आए, उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप से। अगर अलग हो रहे हैं तो किस जलसंधि के माध्यम से? बेरिंग। अलग होना या जुड़ना जैसा भी आपका मनोभाव होगा, जाकी रही भावना जैसी, वैसा ये दिखेगा। आपको लगेगा जोड़ रहे हैं और आपको लगेगा टूट रहे हैं, जो भी देखें। परंतु ये जो जलसंधि है, ये उत्तरी अमेरिका और रूस यानी आपके एशिया को अलग कर रही है, इसलिए हम इसका लोकेशन बना रहे हैं। आगे देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर एक आपको मिल जाएगी, एक सागर मिलेगा जिसका नाम है साइबेरियन सागर। साइबेरियन सागर। फिर एक आगे जाएंगे, थोड़ी दूर जाएंगे, फिर यहाँ एक सागर मिलेगा जिसका नाम है लेप्टिन सागर। लेप्टिन सागर, ये एशिया महाद्वीप का हम किनारा सेट कर रहे हैं साथियों। इसके बाद आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कारा सागर। अब आप एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण बॉर्डर लाइन पर पहुंच चुके हैं। अब यहीं से आपको मुड़ने की ज़रूरत है, और आप जब मुड़ेंगे तो यहाँ आपको एक पर्वत मिल जाएगा जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत ने आपको अलग करने का काम किया है, किससे? यूरोप से। इधर का हिस्सा अब यूरोप का होगा और यूरोप से आप एशिया अलग हो रहा है। देखना साथियों, यूराल के बाद, पर्वत के बाद हम एक नदी की संरचना बना रहे हैं जिसका नाम है यूराल नदी। यूराल नदी। हमारे एशिया और यूरोप के बीच में कोई अलग तरीके की सीमा नहीं है, कोई बहुत विशाल जलाशय आकर के इसे बांट नहीं रहा है। यहाँ बहुत ही देखना सिस्टमैटिक ढंग से आप समझ सकते हैं, एक पर्वत की मामूली सीमा, एक यूराल नदी की मामूली सीमा हमारे एशिया को यूरोप से अलग कर रही है। देखना जरा अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे आने के बाद, यहाँ पर एक सागर मिलेगा। सागर कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ मैं, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर की विशेषता आपको तो पता ही पता है। कैस्पियन सागर, इसकी विशेषता क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो कैस्पियन सागर है। नाम में भले ही सागर लिखा गया है, लेकिन है ये साथियों झील। नाम में सागर है लेकिन काम इसका झील वाला है। देखिएगा, अब ये हो गई कैस्पियन सागर, ये भी आपकी सीमा तैयार कर रही है। कैस्पियन सागर के थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक पर्वतमाला मिलेगी। उस पर्वतमाला का नाम है काकेकस। काकेकस पर्वत श्रृंखला। काकेकस एल्बुर्ज जिसकी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको, वह एल्हाल, इस पर बातें हुई हैं यूरोप महाद्वीप में। काकेकस एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सागर फिर से देखने को मिल जाएगा। उस सागर का नाम है काला सागर। काला सागर। यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की रूपरेखा आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। ये जगह जो इसको थोड़ा सा अपने माइंडसेट से हटाने का प्रयास करें। यहाँ काकेकस यानी काला सागर तक पहुँच चुके हैं हम। और काला सागर के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं ना साथियों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बासपोरस जलसंधि मिलती है। बासपोरस जलसंधि। बासपोरस जलसंधि जो इसे मरमरा सागर से जोड़ देती है। ये कौन सा सागर है?
मरमरा सागर से जोड़ देती है। मरमरा सागर, मरमरा सागर के आप आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ भी एक जल संधि काम करेगी जिसका नाम है डार्नेल्स जल संधि। ये क्या करेगी, इसको ले आकर के भूमध्य सागर में जोड़ देगी, भूमध्य सागर। अब देखो क्या लोकेशन हमने बना रखा है, यहीं पर आपका एक देश मिलेगा जिसका नाम है तुर्की। तुर्की का इस्तांबुल यूरोप में पड़ेगा। तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में है, यानी तुर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। अब समझने का प्रयास करें, एक रूपरेखा हमने दे दी आपको। फिलहाल ये रूपरेखा कैसी है और इसमें क्या बयां किया जा रहा है, देखना साथियों। हमने कहा है कि हम अभी एशिया महाद्वीप की फिलहाल एक बॉर्डर लाइन, एक सीमा रेखा, उससे एक परिचय प्राप्त कर रहे हैं, फिर हम उसके तहत तमाम चीज़ों को जानेंगे। एशिया महाद्वीप का हमारा जो मोटा मोटा परिचय चल रहा है उसमें हम देख पा रहे हैं कि एशिया महाद्वीप हमारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है एक महत्वपूर्ण जल संधि द्वारा, जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। एग्जामिनर यहाँ से कई प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वो कह सकता है कि रूस को अलास्का से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए, बेरिंग है। एशिया को अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए, बेरिंग है। अगली बात देखिए, चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताइए, बेरिंग है। तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों से आपका सामना हो सकता है, जबकि उत्तर एक ही था, केवल प्रारूप उसके अलग अलग थे। अतएव हमारी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए कि जिससे एग्जामिनर किसी भी तरीके से हमसे मुखातिब हो, सामना करे हमारा, तो हम भी उसका जवाब बेहतर ढंग से दे पाएं। देखिएगा, आगे हम बात कर रहे थे कि हम अगर एशिया महाद्वीप का लोकेशन सेट करें तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे हमें एक साइबेरियन सागर मिलेगा, लेप्टिन सागर मिलेगा, ये सब बॉर्डर लाइन है। हमें एक कारा सागर मिलेगा। इसके बाद जैसे ही हम आगे आएंगे तो हमारे एशिया की भूमिका यहीं समाप्त होती है। और हमें एक यूराल पर्वत ने हमें एक अलग करने का प्रयास किया, और किया भी। किससे? यूरोप महाद्वीप से हमें अलग कर दिया यूराल ने। केवल यूराल की भागीदारी नहीं है, और भी लोग इसमें हिस्सेदार हैं कि कौन कौन से हमें एशिया को यूरोप से अलग करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। देखना जरा, यूरोप मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये सारे लोग मिलकर के हमारे एशिया को यूरोप से अलग कर रहे हैं। यूराल पर्वत आ गया, यूराल नदी आ गई, कैस्पियन सागर आ गई, दुनिया की सबसे बड़ी झील ये है। इसके बाद आप काकेकस पर्वत को देख पाएंगे, काला सागर को देख पाएंगे, और ये बास्पोरस जलसंधि यानी मरमरा सागर को देखेंगे, भूमध्य सागर को देखेंगे। इन सारे लोगों ने मिलकर के, इन सारे लोगों की भूमिका है कि एशिया को यूरोप से अलग किया गया है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो एग्जामिनर यहां से कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये सारे लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशिया को यूरोप से अलग नहीं करता है? यहां लाल सागर लिख देगा, तो लाल सागर कहां है? नहीं है। हाँ, लेकिन यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, काकेकस पर्वत है, मरमरा सागर है, भूमध्य सागर है, इन सब की भूमिका है। ये सब लोग मिलकर के एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में मिलेगा। तुर्की का इस्तांबुल शहर यूरोप में पड़ता है साथियों, और तुर्की का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे एशिया में पड़ता है। तो अद्भुत है ना ये चीज। ये समीकरण बहुत ही बेहतर है, और यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। यहां तक की बातें, यहां तक की रूपरेखा आप समझ चुके हो, यहां कोई समस्या नहीं होने वाली है। एक छोटी सी बात जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं। देखना, एशिया का जब निचला हिस्सा देखेंगे ना साथियों, जहां हमने पूर्वी बात की थी, पश्चिमी एशियाई देश में जहां हमने बात की थी, जहां आपको बताया था यमन, पश्चिमी एशियाई देश यमन है, और यहां यमन को अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है जिबूती। जिबूती ये कहां का है? अफ्रीका का। और यमन कहां का है? एशिया का है। ये एशिया का देश है। यहां एक जलसंधि काम करती है जिसका नाम है बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव जल संधि द्वारा एशिया अफ्रीका से अलग होता है। बाब अल मंडेव जल संधि द्वारा एशिया अफ्रीका से अलग होता है। बेरिंग जल संधि द्वारा एशिया अमेरिका से अलग होता है, और इन तमाम लोगों की संधि द्वारा हमारा एशिया यूरोप से अलग होता है। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो बाब अल मंडेव जल संधि, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं यूरोप महाद्वीप के समकक्ष में। यूरोप महाद्वीप जब हम लोग देख रहे थे उस समय इस पर बात हुई है। इसे ही हमने आंसुओं का द्वार कहा था। आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? तो बाब अल मंडेव जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। यहां तक की बातें आप समझ चुके हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
तो हम ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिलहाल आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, एशिया महाद्वीप से एक हमारा परिचय था। अब इसके बाद हम इसके अन्य अन्य देशों के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे। सफ़ेद हाथियों का देश, उगते हुए सूर्य का देश, ऐसे तमाम चीज़ों की बात करेंगे, मोती की बात करेंगे। हर बातों पर हमारा दृष्टिकोण बनेगा, हर जगह हमारी पेशकश आपके लिए अद्भुत होगी। फिलहाल एक परिचय था केवल कि एशिया महाद्वीप से हमारा एक सेटअप बने, हम उसके साथ जुड़ पाए, महसूस करें उसे। और अब हम एशिया महाद्वीप के आगे यानी अगले कंटेंट में यानी पार्ट नंबर 2 में आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ों से जोड़ेंगे और अलग अलग माध्यम इसके कई पार्ट आएंगे। कई पार्टों में आपको एशिया महाद्वीप में प्रोवाइड कराऊंगा और तमाम ऐसी चीज़ों से पर्दा हटाऊंगा जिससे अभी आपका सामना नहीं हुआ है। पढ़ते रहें, मस्त रहें। आशा है हमें ये कंटेंट आपको समझ में आया गया होगा और आ ही गया होगा, बेहतर ढंग से आपसे समझ चुके होंगे। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।